नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 55 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। अभी तक हमने एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम किस तरह से फाइंड करेंगे ये हमने क्या किया डिस्कस किया। नाउ अब इन जनरल क्या होता है, हमारे चारों ओर या बोलते हैं हमारे नेचर में एक पार्टिकल नहीं होता है। हमारे पास क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है। जैसे गैस इन ए सिलेंडर, क्या है मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। कहीं मुझे ये सुनने को नहीं मिला कि मेरे पास सिर्फ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। हमारे पास क्या होता है, या फिर एक ऑक्सीजन का एटम है। हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन के क्या होते हैं, एटम होते हैं। यानी हमारे पास हमेशा क्या होता है, एक पार्टिकल न होकर सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल और दूं हमको, जैसे ये क्या है, एक व्हील है। ये व्हील क्या है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल जब आपस में मिले तो ये क्या बना, एक व्हील टाइप की क्या बनी, हमारे पास आकृति बनी। और ये क्या है, और ये क्या कर रही है, इस तरीके से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आज हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो आज का एम समझ में आ गया। अगर एम समझ में आ गया तो रोज के तरफ फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर वी हैव ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। नाउ अब हम यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं या फिर किसके रिलेटिव देख रहे हैं। तो वो हमें क्या चाहिए, एक रिलेटिव पॉइंट चाहिए। जैसे हमें पता है ना, जैसे अगर हमको क्या करना है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करना है तो मुझे क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। उसी तरीके से अगर मुझे क्या करना है, किसी भी एक सिस्टम का या पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है तो मुझे क्या चाहिए, एक ओरिजिन पॉइंट चाहिए, जिस ओरिजिन के अबाउट या फिर जिस ओरिजिन के रिलेटिव हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। तो सबसे मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक इस तरीके से सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। इस तरीके से इस सिस्टम में ये क्या है, मेरे पास छोटे छोटे क्या है, ये पार्टिकल हैं। आप इसको क्या मान सकते हो, गैस के पार्टिकल मान सकते हो, या आप कोई एक व्हील अज्यूम कर सकते हो, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले अज्यूम किया। और अज्यूम कर लिया मैंने कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, n पार्टिकल हैं। जो सिस्टम है वो कितने पार्टिकल का सिस्टम है, n पार्टिकल्स का सिस्टम है हमारे पास। ओके, नाउ इस सिस्टम के बाहर जो भी होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग होगा, ये हमको पता है। ठीक है, और जो क्या करेगा, इस सराउंडिंग को इस सिस्टम से अलग करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। दूसरी चीज यहां पर अज्यूम कर रहा हूं कि अजम्पशन ये है कि जो मैं यहां पर एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूं वो किसके अबाउट निकाल रहा हूं, इस ओरिजिन के अबाउट निकाल रहा हूं। यहां पर मैं क्या करूंगा, एक ओरिजिन अज्यूम कर दूं। तो लेट अस से दिस इज माई एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये क्या है, इसका ओरिजिन है। ये क्या है, ओरिजिन है, दिस इज अवर ओरिजिन। और इस ओरिजिन के बाद क्या करना है, मेरे को इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। नाउ अब एक चीज हमको पहले से पता है कि हम एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। पहले क्या मतलब, आज से एक दो लेक्चर पहले हमने पढ़ा हुआ है कि मेरे पास कोई एक सिंगल पार्टिकल है या फिर पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है, तब उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने ये कैसे करेंगे ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब मैं इस पार्टिकल का, 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 इस पार्टिकल का इंडिविजुअली एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकता हूं। आंसर है हाँ जी, कर सकता हूं। किसके अबाउट, इस ओरिजिन के अबाउट। तो यहां पर अज्यूम कर रहा हूं कि लेट अस कंसीडर, मैंने कैलकुलेट कर लिया या मेजर कर लिया, तो लेट अस कंसीडर L1 स्मॉल l, ठीक है, L1, L2, L3, डेड डैश, Ln बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल। मैंने क्या अज्यूम किया कि जो L1, L2, L3, Ln है वो क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम है। कैसे फाइंड किया, जो हमने कल पढ़ा हुआ है या फिर पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है उसकी हेल्प से क्या किया, हमने फाइंड किया। पिछले लेक्चर नहीं, उससे पहले जो हम बात कर रहे थे, जहां पर हमने हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम कर रखा है, वहां से हमने क्या कर लिया है, इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लिया। और वो एंगुलर मोमेंटम क्या आया हमारा, L1, L2, L3, Ln आया। बिकॉज मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है। मुझे करना क्या है, लेकिन मुझे इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। नाउ लेकिन एक बात ध्यान देनी है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, रिलेटिव टू ओरिजिन, रिलेटिव टू ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जिस ओरिजिन, जो मैंने यहाँ पर ओरिजिन बना रखा उस ओरिजिन की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। नाउ
नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ whole system relative to origin will be, देखो ध्यान देना, अब जो लाइन सुना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, will be vector sum of angular momentum of individual particle अब relative to origin, कहने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब दैट इज क्या हुआ, अगर मैं इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहता हूं इस ओरिजिन के रिलेटिव, तो क्या करूंगा, जो इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, किसके रिलेटिव, इसके रिलेटिव, उन सबको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। एंड वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पर जो सम होगा वो कौन सा होगा, हमारा वेक्टर सम होगा। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इफ आई से दैट कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस होल सिस्टम इज कैपिटल एल, तो कैपिटल एल वेक्टर विल बी इक्वल टू L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर प्लस z' प्लस Ln वेक्टर। तो इस तरीके से क्या कर देंगे, हम किसी एक सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर देंगे। नाउ अब इसी चीज को, इससे मैं क्या बोल दूं, कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, तो इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं थोड़ा सा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, छोटे फॉर्म में लिख सकता हूं, यूजिंग समेशन। तो यहां से मेरे पास दिस L वेक्टर विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ Li वेक्टर एंड हियर I विल बी फ्रॉम 1 to n एंड हियर Li इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। तो यहां पर लिख के चलेंगे हम, हियर Li वेक्टर इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। ठीक है, जो Li है वो क्या है मेरे पास, ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है। क्लियर है इतनी बात? ओके, नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या बोल दिया मैंने, समीकरण नंबर 2 या फिर इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ना अब किसी भी सिस्टम को थोड़ा बहुत ऐसे अज्यूम करने की कोशिश करो, जैसे इस पूरे कमरे में क्या है, गैस है, यहाँ बोलते हैं डिफरेंट टाइप की गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी भी यहाँ पर गैस हैं वो सब क्या कर रही हैं आपस में इस तरीके से, उसके जो मॉलिक्यूल हैं, उसके जो एटम है वो क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और छोटे फॉर्म में लें, जैसे एक गुब्बारे में गैस है या नहीं है, गुब्बारे में गैस, तो गुब्बारे के अंदर जो गैस होती है, यहाँ पे हवा होती है, तो हवा के मॉलिक्यूल गुब्बारे के अंदर एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, आंसर है हाँ जी, लगाते हैं। साथ ही साथ उस गुब्बारे के अंदर जो हवा होती है उस पर बाहर से भी क्या लगता है, फोर्स लगता है, आंसर है हाँ जी, लगता है। तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसके एंगुलर मोमेंटम में कुछ चेंज आने की संभावना, आप फोर्स नहीं बोलेंगे, या बोल सकते हैं जैसे ही इंटरेक्ट करेगा, यानी जब किसी एक फोर्स बोलना अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज हम कहाँ हैं, रोटेशनल मोशन में, तो यहाँ टॉर्क बोलना अच्छा रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं टॉर्क भी नहीं बोल रहा हूँ, फोर्स भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो गैस है वो क्या कर रही है, एक तो वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रही है, और दूसरा एक गैस का मॉलिक्यूल उसी गैस के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक गुब्बारा है, इस गुब्बारे के अंदर एक गैस है और छोटे छोटे डॉट क्या दिखा रहे हैं आपको, गैस के मॉलिक्यूल को दिखा रहे हैं। अब ये एक गैस का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, इंटरेक्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, यानी क्या कर रहा है, जो गैस का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं क्या करूं, बाहर से इस गुब्बारे को दबाऊं, तब ये गैस क्या कर पा रही है, अपने सराउंडिंग के साथ भी क्या कर पा रही है, इंटरेक्ट कर पा रही है। अगर मैं ये बोलूं कि हमारी गैस एक सिस्टम है, तब मैं ये कहूंगा सिस्टम क्या करता है, अपने अंदर जो क्या है पार्टिकल है उनके साथ भी इंटरेक्ट करता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है, साथ ही साथ वो पार्टिकल उस सिस्टम के सराउंडिंग के साथ भी क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, जो एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या होता है, चेंज होता है।
तो अब उसका रेट कितना होगा, किस रेट से किसी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम। मैं इसे मिटाता हूं और उसमें लिख के चलेंगे कि हाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहां पे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ऐसे करके लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। और ये टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये निकालने के लिए क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो क्या करेंगे, सो नाउ दैट इज, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, दैट विल बी फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी dl डिवाइडेड बाई dt एंड दिस विल बी इक्वल टू d बाई dt ऑफ किसका आ जाएगा, summation of L I vector and here we have I, we know that I is from 1 to n। क्लियर है बात इतनी? ओके, इसको तो ऐसे रहने दो। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, dl डिवाइडेड बाई dt है एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो समेशन है यहाँ पर, तो समेशन के अंदर ये डी बाई डी टी अंदर जा सकता है, आंसर जा सकता है। तो समेशन तो ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, तो समेशन i और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, डी एल आई अपॉन डी टी हो जाएगा। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2 हो गया था, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब एक बार इस इक्वेशन 3 के राइट हैंड साइड को देखो, इसको देखो, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक टर्म है डी एल आई अपॉन डी टी। ये मेरे पास क्या है, डी एल आई अपॉन डी टी। ये किसको दिखा रहा है बताओ, अगर मैं इसको पढ़ना चाहूं तो क्या पढ़ूंगा, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। अब एक बार कल वाला लेक्चर याद करो। कल वाले लेक्चर में हमने एक बात डिस्कस की थी और वो बात कुछ ऐसी थी, अगर मेरे पास कोई एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, उस पार्टिकल पर लगने वाले नेट टॉर्क के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, this thing will be equal to from our previous knowledge, or we can say from previous lecture, we can say that this rate of change of angular momentum of ith particle will be equal to torque, net torque acting on ith particle। ऐसा हम बोल सकते नहीं बोल सकते, आंसर है हाँ जी बोल सकते हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक और तरीका हो सकता है, तो डी एल आई अपॉन डी टी यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ भी लिख दो डी एल आई अपॉन डी टी एंड दिस विल बी इक्वल टू नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल। ऐसे कॉमा करके आई लिख दिया मैंने यहाँ पर, नेट के बगल में कॉमा करके आई लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल। अब क्या, एक काम करो, ये वैल्यू यहाँ से उठाओ और इधर पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास डी एल आई अपॉन डी टी दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ कितना आ जाएगा, देखो समेशन आई टाउ नेट या फिर नेट टॉर्क ऑन ith पार्टिकल, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज किसको दिखा रही है कि ith पार्टिकल पर लगने वाले नेट टॉर्क, या उसे इंडिविजुअल पार्टिकल पर लगने वाले नेट टॉर्क का जो वेक्टर सम होता है वो किसके बराबर होता है, जो हमारे पास क्या है सिस्टम है उसके टोटल एंगुलर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये हमको इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है। नाउ से इट इज सम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन समझ में आई। तो यहां पर क्या होगा, दिस इज वेक्टर सम ऑफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल। ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। तो ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, या बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ये बात समझ में आई। नाउ अब यहां पर राइट हैंड साइड में थोड़ा सा इसको गौर से देखो, इसके डेप्थ में घुसते हैं कि राइट हैंड साइड में जो टॉर्क हमको दिखाई दे रहा है वो किस किस वजह से है।
थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ रहा होगा, जैसे मैंने क्या बोला किस किस वजह से है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ रहा होगा वो कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से यहाँ पर टॉर्क आएगा। देखो दो कारक हो सकते हैं, जैसे हमने गुब्बारे वाली बात की थी, गुब्बारे की जो गैस है वो दो जगह इंटरेक्ट हो रही है। एक तो गैस के मॉलिक्यूल खुद के साथ क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, दूसरा गैस के मॉलिक्यूल सराउंडिंग के साथ भी क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जो टॉर्क होगा वो दो टाइप की फोर्स की वजह से होगा। एक जो इंटरनल फोर्स मॉलिक्यूल के बीच लग रहा है या उसके पार्टिकल के बीच लग रहा है, और एक एक्सटर्नल फोर्स जो कौन लगाएगा, उसका सराउंडिंग लगाएगा। जैसे मैंने गुब्बारे को दबाया, मैं क्या हूं, गुब्बारे का सराउंडिंग हूं, ठीक है, ये बात समझ में आई। एक एक्सटर्नल फोर्स के कारण टॉर्क लगेगा और दूसरा किसके कारण लगेगा, जो इंटरनल फोर्स है उसके कारण भी क्या लगेगा, वहां पर टॉर्क लगेगा। इट मीन इफ वी टॉक अबाउट दिस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4, तो देखो एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा। फिलहाल क्या करो, अब उसको नोट करो, मैं इसको मिटाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं किसकी, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4 की। देखो RHS ऑफ इक्वेशन 4, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू टाउ नेट ऑफ ith पार्टिकल, यानी ith पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स। अब इस पर जो नेट टॉर्क लग रहा है, फोर्स नहीं टॉर्क लग रहा है, वो दो वजह से लग सकता है। एक कौन सा हो सकता है, इंटरनल टॉर्क, एक कौन सा हो सकता है, ध्यान से देखना, एक हो सकता है कौन सा मेरे पास, इंटरनल टॉर्क हो सकता है, और दूसरा कौन सा हो सकता है, प्लस एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क। ओके, नाउ अब ध्यान दो, अब इंटरनल टॉर्क किसकी वजह से लगेगा, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो दिस इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल, या ऐसा ही बोल सकते हैं, फोर्स बिटवीन पार्टिकल भी बोल सकते हैं। और ये किसके वजह से होगा, इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या बोलते हैं ड्यू टू इंटरेक्शन विथ सराउंडिंग, ड्यू टू इंटरेक्शन विथ सराउंडिंग, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। अब देखो, अब ये बात समझ में आई, थोड़ा सा इस टर्म को गौर से देखो। ये मेरे पास क्या है, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल। मान लिया मेरे पास कोई एक गैस है और गैस के मॉलिक्यूल के बीच जनरली कौन सा फोर्स लगता है, हम उसको वंडरवॉल फोर्स तो बोलते हैं अगर हम किसी गैस की बात करें, लेकिन अगर फोर्स की बात करें तो वो नेचर में कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है, ठीक है। हमारे पास कितने फोर्स होते हैं, जनरली 4 ही फोर्स होते हैं, कौन कौन से बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। अब वीक न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर तो हो नहीं सकता मॉलिक्यूल के बीच, और ग्रेविटेशन हो सकता है लेकिन उसको क्या बोलते हैं हम, नेग्लिजिबल बोलते हैं। तो बचा कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लिया मेरे पास क्या है, कोई एक गैस है, यहाँ मैं ऐसा जूम करूं, ये मेरे पास एक गुब्बारा था और इस गुब्बारे के अंदर क्या है, ये गैस है। अब इस गैस के अंदर से मैंने 2 मॉलिक्यूल को पकड़ा और मैं बाहर लाया और उसको जूम किया मैंने, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। और मान लिया ये ith मॉलिक्यूल है और इस ith मॉलिक्यूल में ये मॉलिक्यूल क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब ये इस पर मान लिया कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। थोड़ी देर जूम कर लो, ठीक है, कि इस माना ये एटम है और मॉलिक्यूल है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो इसके पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को क्या किया, अपनी ओर अट्रैक्ट किया, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। तो कहां की ओर अट्रैक्ट करेगा, इधर की ओर, और ये कहां की ओर अट्रैक्ट करेगा, इधर की ओर। और ये फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेट अस से दिस फोर्स इज F1 एंड दिस फोर्स इज F2 एंड these F1 F2 फोर्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है, देन वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। किसको फॉलो करता है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इट मीन फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ F1 विल बी इक्वल टू F2। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है, दोनों की डायरेक्शन F1 और F2 की दोनों क्या है, अपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसका मतलब ये फोर्स इस फोर्स के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। करेगा नहीं करेगा, आंसर है हाजी करेगा। इसका मतलब अगर ये चीज, ये घटना कि इसके इफेक्ट ने इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, तो ये घटना हर मॉलिक्यूल के साथ होगी,
तो जो नेट इंटरनल इफेक्ट होगा, जो इंटरेक्शन का इफेक्ट होगा, कितना हो जाएगा? 0 होगा, नहीं होगा? आंसर हाँ जी, हो जाएगा, क्योंकि एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है, एक फोर्स इधर की ओर, नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, और एक ही लाइन में लग रहा है, अलोंग ए लाइन लग रहे हैं, ये बात ध्यान देने वाली है। अगर ऐसे लगाओगे तो फिर 0 तो हो जाएगा, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा। लेकिन अगर वो ऐसे लग रहा है, यूं करके लग रहा है, ऐसे करके, ठीक है, ये न तो इसको घुमा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, घुमा ही नहीं पा रहा, तो टॉर्क अपने आप क्या हो गया? 0 हो गया। हुआ नहीं हुआ? आंसर हाँ जी, हुआ। तो ये क्या हो रहा है? एक फोर्स कहां की ओर? इधर की ओर, एक फोर्स कहां की ओर? इधर की ओर। नेट इफेक्ट कितना हो गया? 0 हो गया। यानी दिस इंटरनल टॉर्क ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल will be either negligible और either 0। तो ये क्या हो जाएगा? या तो हमारा 0 हो जाएगा, या कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं नेग्लिजिबल हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम क्या बोले? कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। क्लियर बात? अब ये कॉन्सेप्ट हुआ, ये 0 हो गया, तो बचा कौन सा मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ ये वाला। तो यहां से मेरे पास दिस टाउ नेट ऑन ith पार्टिकल विल बी इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल ऑन ith पार्टिकल। ऐसा मैं बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता? आंसर आज बोल सकता हूं। अगर दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, नाउ पुट वैल्यू, नाउ इक्वेशन 4 कैन बी मॉडिफाइड एट एज, नाउ इक्वेशन 4 बिकम, क्या बन जाएगी इक्वेशन 4? देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू dl डिवाइड में कितना आ जाएगा? dt, एंड दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ i, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास? टाउ एक्सटर्नल, बिकॉज इसकी जो क्या पुट करना है? ये पुट करना है, तो टाउ एक्सटर्नल ऑन ith पार्टिकल। अब इनका सबका समेशन है, वेक्टर सम है, तो दिस विल बी इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो dl डिवाइडेड बाय dt विल बी इक्वल, सॉरी फोर्स नहीं, टॉर्क, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क, दिस इज टोटल एक्सटर्नल टॉर्क। तो यहां से क्या पता चला हमको? बताओ। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन which tells us net external force acting on any system of particle is equal to rate of change of total angular momentum of that system। क्या बोला? अगर इसको मैं क्या करूं, अंग्रेजी में लिखना चाहूं, या फिर क्या बताना चाह रही है क्वेश्चन को, क्या कैसे बोलूंगा? बताओ। नेट टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम। उस सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, उसका टाइम के साथ वो किस तरह से चेंज हो रहा है, उसका रेट क्या है, वो किसके बराबर होता है? उस पर लगने वाले नेट एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होता है। किधर हुई बात? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब इस रिलेशन से रिलेटेड कुछ यहां पर क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें क्या रखने चाहिए? याद रखने चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट लिखते हैं। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। ठीक है, ओके, आगे लिखो। Important point related to equation number 5। Next point is important point related to equation 5। ओके, पहले चीज लिखो, इन इक्वेशन 5 टॉर्क एंड दिस एंगुलर मोमेंटम L विल बी रिलेटिव टू सेम ओरिजिन। ठीक है, यानी दोनों क्या होने चाहिए? सेम ओरिजिन के रिलेटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक के लिए ओरिजिन यहां, एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने ओरिजिन यहां रखा और दूसरा टॉर्क है उसको निकालने के लिए ओरिजिन यहां रख दिया। ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? अगर दोनों क्वांटिटी हैं वो क्या होंगी? सेम ओरिजिन के रिलेटिव क्या होंगी? मेजर होंगी। तो क्या लिखोगे इसको? यहां पर लिख के चलो, L एंड L वेक्टर एंड टाउ एक्सटर्नल विल बी मेजर्ड अबाउट, या फिर रिलेटिव टू सेम ओरिजिन, रिलेटिव टू सेम ओरिजिन। ये बात समझ में आई? नाउ अब जब जो सॉरी अब जब जो अगली चीज आती है वो ये आती है कि हाउ टू चूज ओरिजिन। तो ऐसे पॉइंट बना के लिखो, हाउ टू चूज ओरिजिन। यहां पर 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है? इफ, देखो ध्यान सुनना बात को,
इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम is not accelerating, या बोलते हैं is not accelerating relative to inertial frame, then any point can be choose as origin. देखो कहने का मतलब हुआ, if center of mass of system is not accelerating related to inertial frame, then any point can be choose as origin. तो कहने का क्या मतलब हुआ, मान लिया मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक 3 मास का सिस्टम है, एक सिस्टम यहाँ है, एक सिस्टम यहाँ है और एक सिस्टम यहाँ है, ठीक है। 3 मास का ऐसे क्या हो गया, मेरे पास एक सिस्टम हो गया और मुझे क्या करना है, इस सिस्टम का के लिए ये इक्वेशन लगानी है, उस बोल सकते हैं उसके लिए हमको टॉर्क निकालना है और एंगुलर मोमेंटम निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओरिजिन चूज करना पड़ेगा। अगर इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि ऑल द मासेस आर सेम, तो इट्स सेंटर ऑफ मास विल बी लाई समवेयर हियर। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, किसी भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अनएक्सेलरेटेड है या वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तब हम किसी भी पॉइंट को एज ए ओरिजिन क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। हम इसको भी ओरिजिन चूज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी और पॉइंट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर उसका सेंटर ऑफ मास है। देखो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, एक व्हील है, इस व्हील का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यहां पर है। अभी व्हील क्या कर रहा है, इस तरीके से रोटेशनल मोशन कर रहा है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास को देखो, क्या माना ये क्या है, मेरा जो हाथ है यहां पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक रेफरेंस फ्रेम है जो कैसा है, इनर्शियल है, यानी एक्सेलरेटेड नहीं है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो अनएक्सेलरेटेड है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। तो इसका मतलब इस टाइप के सिस्टम के लिए हम ओरिजिन कहीं भी क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। क्लियर नाउ। तो दूसरा जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड केस क्या है मेरे पास, इफ सेंटर ऑफ मास इज एक्सेलरेटेड, इफ सेंटर ऑफ मास इज accelerated, then we have to choose center of mass as origin. We have to choose center of mass as origin. तो इस केस में हमको अपना ओरिजिन कहां पर चूज करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास पर ही क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। कब, जब हमारा सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। एग्जांपल देखो, जैसे ये मेरे पास क्या है, एक व्हील है, अभी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, नॉट एक्सेलरेटेड। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको जुप दौड़ाया मैंने, ये नाउ इट्स सेंटर ऑफ मास इज एक्सेलरेटिंग एंड इट इज ऑल्सो रोटेटिंग। नाउ इन दिस केस वी हैव टू चूज आवर ओरिजिन एट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन को चूज करना पड़ेगा। तो इन दिस वे वी विल चूज अवर ओरिजिन। क्लियर है बात, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको न्यूमेरिकल में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर नंबर 55 और हमने इसमें क्या पढ़ा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, जो क्या था एक अच्छा यहाँ पर लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, किसी भी एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास, किसी भी एक बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसी एक फिक्स एक्सेस के अबाउट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, फिक्स एक्सेस की बात हो रही है, किसी भी एक फिक्स एक्सेस के अबाउट किस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी एक बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे, वो हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट एम रहने वाला है। एक और चीज होती है जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। तो नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए आप देख पा रहे होगे, हमें क्या करना पड़ा है, पहले इंडिविजुअल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना पड़ रहा है और फिर हमको उन सबको ऐड करना पड़ रहा है। अब इन जनरल होता क्या है, हमारे पास कितने सारे सिस्टम में कितने सारे पार्टिकल होते हैं। अगर मैं एक मोल गैस लेता हूं तो उसमें कितने एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, होते नहीं होते, आंसर है हाँ जी होते हैं। तो जब इतनी ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे पास हो तो क्या इंडिविजुअल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना पॉसिबल है,
पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल केस। तो इसके लिए एक और चीज होता है, दैट इज कॉन्सेप्ट और रिड्यूस्ड मास, जो हम क्या करेंगे और आने वाले लेक्चर में उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।